स्वागत है आपका न्यूज़ ऑन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। शुरुआत करें बड़ी खबर के साथ। चंदौली में निशा यादव की मौत पर बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। अखिलेश यादव ने सरकार पर इस पर निशाना साधा है। चंदौली घटना पर बोले हैं अखिलेश यादव, पुलिस ने जाति के आधार पर घटना की है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव ने कल इस मामले के हो जाने के बाद ही ट्वीट करके मौजूदा सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। उसके बाद अब उन्होंने बयान भी जारी किया है। चंदौली में निशा यादव की मौत का ये पूरा मामला है, जिस पर बवाल होते हुए रात भर देखा गया। अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। चंदौली घटना पर बोले हैं अखिलेश यादव कि पुलिस ने जाति के आधार पर इस घटना को अंजाम दिया है। तो चंदौली की ये घटना, जहां पर जब पुलिस दबिश देने के लिए पहुंची गैंगस्टर के घर, तो उसकी बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसके बाद से ये मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। हालांकि इस पूरे मामले में एसपी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम सवालों के जवाब भी दिए गए। पुलिस ने जानबूझ करके घटना की है। पुलिस ने जात के आधार पर घटना की है। जो वहाँ के इंस्पेक्टर हैं या जो वहाँ के पुलिस के लोग हैं, उन्होंने जानबूझ कर ये घटना की है केवल डराने के लिए। अगर उसकी बहन की जान गई है और बहन अस्पताल में है, तो इन पुलिस वालों पर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इन्हीं की वजह से जान गई है। पुलिस ने जानबूझ करके घटना की है। तो ये अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर सरकार को भी कटघरे में लिया था और आज पुलिस को ऊपर विवादित बयान भी दिया है। एडीजी प्रशांत कुमार ने चंदौली मामले में कहा है कि जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर सारी जानकारी दे दी है। मृतका का पोस्टमार्टम एक पैनल के द्वारा कराया गया है। उसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई है। पीड़ित परिवार के अनुसार मुकदमा दर्ज करवाया गया है। साथ ही संबंधित थानाध्यक्ष के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। विवेचना के दौरान मिले साक्ष्य के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। चंदौली के बारे में वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता करके सभी चीज़ों को स्पष्ट कर दिया है। मृतका का पोस्टमार्टम एक पैनल के द्वारा कराया गया है तथा उस पैनल में की वीडियोग्राफी भी कराई गई है। इसके अतिरिक्त घर वालों के जो भी पक्ष था, उसके हिसाब से अभियोग भी पंजीकृत कराया गया है और संबंधित थानाध्यक्ष के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। एसपी ने स्पष्ट किया है कि विवेचना के दौरान जिस तरह के साक्ष्य आएंगे उस हिसाब से ही कार्रवाई की जाएगी। चंदौली के बारे में तो ये मृतका के पोस्टमार्टम पैनल के द्वारा किया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर ने इस बात की जानकारी दी है। तो हत्यारी है चंदौली के सैयद राजा थाने के पुलिस। सैयद राजा थाने के पुलिसकर्मियों पर लगा है खूनी दाग। चंदौली में खाकी ने ही कानून को ताक पर रख दिया है। दबिश देने गए पुलिस वालों ने अमानवीयता की हद को पार कर दिया। गैंगस्टर के घर दबिश देने गए पुलिस वाले शैतान बन गए। अपराधी नहीं मिला तो उसकी बेटियों पर टूट पड़े पुलिस वाले। वर्दी वाले गुंडों ने पीट पीट कर एक बेटी को मार डाला है। गैंगस्टर कन्हैया की दूसरी बेटी को पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया। चंदौली की घटना ने यूपी पुलिस का सिर शर्म से नीचे कर दिया है, यानी झुका दिया है। सैयद राजा थाने का पुलिस ने खाकी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। बड़ा सवाल, अपराधी घर नहीं मिला तो उसकी बेटियों का क्या दोष था कि उनके साथ ये बर्ताव किया गया। गैंगस्टर कन्हैया की बेटी ने तो कोई अपराध नहीं किया था, फिर उसके साथ इस तरह की जो बदतमीजी है वो क्यों की गई। ऐसी कार्रवाई हुई है तो क्या फर्क है अपराधी और वर्दी वालों में, ये एक बड़ा सवाल है। पुलिस की वर्दी में वो लोग वहशी दरिंदे नहीं थे तो आखिर क्या थे। सीएम कार्रवाई के लिए कहते हैं, ना कि अपराधी बनकर पुलिस हत्या कर दे। मानव अधिकार कानून कहता है कि अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करना पुलिस का काम है, लेकिन दबिश के दौरान अमानवीय व्यवहार कानून के किसी भी किताब में नहीं लिखा है। इस घिनौने कृत्य ने पूरी पुलिस महकमे को शर्मसार कर दिया है। तो पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं पुलिस महकमे को। और ये 4 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पिटाई से बेटी की मौत हो गई है। विलाप करते हुए बदहवास परिवार के लोगों को आप देख सकते हैं। एक बेटी की हालत बुरी कर दी गई है, वो घायल बताई जा रही है, उसकी हालत सही नहीं है। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं
और तीसरी तस्वीर में पुलिस वालों के ऊपर जब आम जन का यानी कि आम लोगों का गुस्सा फूटा है तो कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी खबर है और दबिश देने गई पुलिस की तस्वीरें भी हम चौथी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं। तो चंदौली में पुलिस के आला अधिकारियों का ये कैसा मैनेजमेंट है। पुलिस के ऊपर आरोपी की बेटियों को पीटने का आरोप लगा है। दबिश के दौरान पुलिस की पिटाई से कोई एक लड़की की मौत हो गई है। गैंगस्टर के आरोपी कन्हैया यादव ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने बुरी तरह मेरी बेटियों को पीटा है, ये कन्हैया का कहना है। बुरी तरह पीटने के बाद पंखे पर लटका दिया गया, ये भी कन्हैया यानी कि मृतका के पिता का कहना है। इस घटना में आरोपी की बेटी निशा की मौत हुई है। आरोपी की दूसरी बेटी भी पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रही है। 40 पुलिस वाले हमारे घर में आए थे, ये बेटी के द्वारा कहा गया है। जब पिता नहीं मिले तो बहन निशा को पीटने लगे, ये भी बेटी के द्वारा बयान दिया गया है। निशा ने चिल्ला चिल्लाकर कहा कि मुझे बचा लो। मारपीट के दौरान पुलिस ने कमरा बंद कर दिया। बाद में पता चला कि निशा को पीटने के बाद पंखे से लटका दिया गया है। मेरी बहन को बड़ी ही बेरहमी से पीटा गया है, ये गूंजा का कहना है। गूंजा उस बेटी का नाम है। 5 मिनट तक उसके चिल्लाने की आवाज़ आती रही, ये भी गुंजा के द्वारा कहा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी निशा की मौत की गुत्थी सुलझी। पुलिस ने कहा है कि मौत की वजह अभी साफ नहीं है। फांसी से लटककर मौत की पुष्टि नहीं हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट के निशान भी नहीं आए हैं। आरोपी की दूसरी बेटी ने कहा है कि जबरन पुलिस वाले घर में घुसे, हमारे पिता अपराधी, तो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करे, ये गुंजा का कहना है। किसी अपराधी की बेटी की क्या गलती हो सकती है। जी वो हमारे लड़के को पकड़ के कोतवाल साहब ले गए, शहराजा थाना में बंद किए। सवेरे लड़के का चालान करके उधर भेज दिए और इधर घर में आकर लड़कियों को मारे पीटे। उसमें किस लिए पुलिस घर में आई थी आपके? जी अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं किस लिए पुलिस आई थी, लेकिन पुलिस घर में आकर के लड़कियों को मारे पीटे, जिसमें बड़ी लड़की की मौत हो गई और छोटी वाली का जो है। पुलिस का कहना है कि आप पे जिला बदर की कार्रवाई की गई है और गैंगस्टर का भी मुकदमा दर्ज किया गया है। जी और उसी में कोर्ट के द्वारा NBW का नोटिस जारी किया गया था, जिसको तामीला कराने के लिए पुलिस आई थी और पुलिस तामीला करा के चली गई और उस समय सब कुछ ठीक ठाक था। इसके बारे में क्या करना है? जी ये पुलिस सारा गलत बोल रही है। कैसे मौत हुई पीड़िता की? पीड़िता पुलिस आई, ज़बरदस्ती चढ़ गई। 2 ही बच्चियाँ घर में थी और बड़ी बच्ची को पुलिस ने मारा पीटा और छोटी को इस घर में बंद करके मारा और बड़की को जब लगा चोट वो मृत्यु हो गई तो ये सब उतर करके उसको पंखे में बांध कर भाग गए। वो ऐसे था, वो मारने से मैं सर मत मारिए, सर मेरा एग्जाम है, सर मत मारिए, क्यों मार रहे हैं? तो सब बोल रहे हैं कि तुम्हारी पापा गुंडा है और तुम लोगों की लड़की है, तुम लोग गुंडा करते लो, सर हम लोग स्टूडेंट है, सर मेरा एग्जाम सुन रहे हैं, मत मारिए। उसके बाद मुझको इस वाले घर में मार रहे थे लेडीज पुलिस और 2-4 जेंट्स पुलिस और देखो दीदी बागी वहाँ से सबसे कुछ घर में हमारी क्या हुआ हमें नहीं पता। उसके बाद गए तो दीदी मेरी थी, सबको चिल्लाया, सबको बोल रहे थे चलो सब लोग हैं, चिंता नहीं, चलो। उस बीच चंदौली के पुलिस कप्तान अंकुर अग्रवाल पर भी गंभीर सवाल उठे हैं। क्या हत्यारे पुलिसकर्मियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं एसपी? ये सवाल एसपी के ऊपर खड़ा हो रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसपी ने आरोपियों को बचाने की कोशिश की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देकर क्लीन चिट देने की कोशिश भी की गई है। एसपी अंकुर अग्रवाल बोले हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मामूली चोटें पाई गई हैं। कप्तान साहब बोले हैं कि शरीर में कहीं भी गंभीर चोट नहीं है, निशान नहीं है। तो एसपी साहब बताएं, क्या मामूली चोट से बेटी की मौत हो गई? गैंगस्टर की दूसरी बेटी जो घायल है उस पर क्या कहेंगे एसपी चंदौली, ये भी देखना होगा। क्या आरोपी पुलिसकर्मियों को बचाने का प्लान तैयार कर लिया गया है या सिर्फ दिखावे के लिए ही एसपी अंकुर अग्रवाल ने एसएचओ को सस्पेंड किया है? जब बॉडी को हमने पोस्टमार्टम के लिए भेजा, उसका पैनल से हमने पोस्टमार्टम करवाया है और उसकी पूरी वीडियोग्राफी हुई है। उसमें कुछ चीज़ें सामने आई हैं, उसी के लिए आज हमने प्रेस ब्रीफिंग मेरे और डीएम साहब द्वारा रखी गई थी। और उसमें जो चीज़ सामने आई है वो मैं एक बार आपको सभी को बता देता हूँ। उसमें एक गले के पास एक खरोच आई है और जो बाएं जबड़ा है उसके नीचे 0.5 सेंटीमीटर की एक छोटी सी मामूली सी चोट है। इसके अलावा
कोई भी चोट पूरे शरीर पे, इसके अतिरिक्त अंदरूनी और बाहर दोनों, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, पोस्टमार्टम में नहीं आई हैं। इसके अलावा जो पोस्टमार्टम की फाइनल जो वो होती है, मतलब डिसीजन होता है, उसमें कॉज ऑफ डेथ जो है वो अननोन लिखा गया है और विसरा को प्रिजर्व किया गया है। विसरा को प्रिजर्व करने के बाद विसरा को भेजा जाएगा। विसरा की जो रिपोर्ट आएगी उसके पश्चात ही जो हमारी मुकदमा जो पंजीकृत किया गया है उसके अंदर कार्रवाई की जाएगी। ये सभी डिटेल हमने प्रेस नोट में भी शेयर कर दी हैं आप सभी के साथ। और जो एक बात मीडिया में फ्लैश हो रही थी रेप की, उसके संबंध में ये बताना चाहूँगा कि कोई भी अंदरूनी अंग के ऊपर कोई भी असॉल्ट या चोट नहीं आई है। जो अभी मैंने आपको 2 जगह बताई हैं जहाँ पे गले के पास खरोच और एक बाएं जबड़े के पास जो है इसमें मामूली सी चोट आई है। तो ये इनके अलावा कोई भी चोट पूरे शरीर में अंदरूनी इवन और एक्सटर्नल नहीं आई है। अब इसमें जो डॉक्टर्स हैं इनके द्वारा पोस्टमार्टम किया गया, इनका केस के अंदर बयान लिया जाएगा और फोरेंसिक एक्सपर्ट ली जाएगी। उसके पश्चात ही जो विवेचना हमारी चल रही है उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और अब इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है, क्या कह रहा है सुनाते हैं। देखिए, जो चंदौली की घटना है ये नमूना है कि किस तरह से सरकार चल रही है। दावा तो खूब किया जाता है और कहा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, लेकिन बुलडोजर क्या इस तरह से भी चलेगा, लोगों के पास चलेगा, बहू बेटियों के पास के खिलाफ चलेगा। अगर कोई गैंगस्टर है, उनको पुलिस पकड़ना चाहती है तो शौक से पकड़े, जरूर पकड़ें, पकड़ना चाहिए, लेकिन छोटी बेटियों को मारपीट करें कि जिससे कि एक तो बुरी तरह से गंभीर रूप से घायल है, और एक बेटी ने इस पूरे मामले को देखते हुए, पुलिस के व्यवहार को देखते हुए आत्महत्या कर ली है। एक लड़की ने आत्महत्या कर ली है। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। केवल और केवल एक इंस्पेक्टर को निलंबित कर देना उतना पर्याप्त नहीं है, इसमें गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में कानून का नहीं, वर्दी वाले गुंडों का राज चल रहा है। चंदौली में जिस तरह से घर में घुस के बेटियों को पुलिस पीटती है और एक बेटी की मौत हो जाती है, अब तो उत्तर प्रदेश में नारा होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की बेटियों को योगी की पुलिस से बचाओ। देखिए, जो चंदौली की और बढ़ते आगे, लखनऊ से खबर आपको बताएं। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बड़ी कार्रवाई की है। बस्ती के क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी अरविंद कुमार राय को निलंबित कर दिया गया है। कर्मचारी आचरण नियमावली के उल्लंघन किए जाने के आरोप में निलंबन कर दिया गया है। शराब के नशे में कथावाचक के साथ दुर्व्यवहार के आरोप में यह कार्रवाई की गई है। निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने गए थे क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी अरविंद कुमार। मेडिकल परीक्षण के दौरान शराब सेवन की पुष्टि भी पाई गई थी। शराब के नशे में कथावाचक के साथ बदतमीजी की गई थी। निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने गए थे क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी अरविंद कुमार। उसके बाद मेडिकल परीक्षण के दौरान शराब उन्होंने पी हुई थी, इसकी पुष्टि भी हो गई और अब उनको निलंबित कर दिया गया है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बड़ी कार्रवाई की है लखनऊ इस पूरे मामले में। बस्ती के क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी अरविंद कुमार राय को निलंबित कर दिया गया है। कर्मचारी आचरण नियमावली के उल्लंघन किए जाने के आरोप में ये निलंबन की कार्रवाई की गई है। शराब के नशे में कथावाचक के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में ये पुलिस ने ये कार्रवाई दरअसल की गई है। और 100 दिन के एजेंडे को लेकर योगी सरकार में मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत करते हुए कहा कि इस साल प्राकृतिक पद्धति को लेकर किसानों के बीच जागरूकता अभियान चलाएंगे। इस पर हम लोग तमाम काम कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के बयान का पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस के ऊपर काफ़ी सख्ती की गई है। योगी जी अपराधियों के खिलाफ काम करते हैं। सपा में अपराधी निरंकुश थे और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी हैं। सर, 100 दिन का एजेंडा रखा गया है। आपके मंत्रालय की बात करें तो क्या कुछ अब की बार नया होने वाला है आपके मंत्रालय की? देखिए, हम लोग बाकी कार्यों को करते हुए इस साल जो है वो प्राकृतिक पद्धति पर खेती को हम लोग और प्रोत्साहित किए जाने के लिए किसानों के बीच में जागरूकता अभियान भी चलाएंगे और साथ साथ में हम उसके लिए क्लस्टर बना रहे हैं, जिसके माध्यम से लगभग 49 जनपदों के भीतर हम लोग प्राकृतिक खेती को बढ़ा सकेंगे, जिससे
लोगों को एक बेहतर पौष्टिक आहार उपलब्ध हो सके। सर, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी की ओर से ट्वीट किया गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस घर में घुसकर रेप करती है, किस तरीके से बयान को देखते हैं? देखिए, पुलिस के ऊपर काफ़ी सख्ती की गई है और इस तरीके की अराजकता में जो लोग शामिल हैं उनके खिलाफ सख्ती के साथ कार्रवाई हो रहा है और मुख्यमंत्री जी किसी भी योगी आदित्यनाथ जी ऐसे किसी भी अपराधी को जो है वो संरक्षित करने का काम नहीं करते हैं, बल्कि तात्कालिक और फौरी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाती है। तो राज्य के भीतर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के ज़माने में पुलिस निरंकुश थी और अपराधी निरंकुश हो गए थे, आज उनके ऊपर लगाम लगी और बेहतर स्थिति में उत्तर प्रदेश चल रहा है और कानून व्यवस्था की दृष्टि से काफ़ी मजबूत हुई है। आखिरी सवाल रहेगा सर, बिजली संकट को लेकर देश के अलग अलग राज्यों में देखा जा रहा है कि बिजली संकट है, उत्तर प्रदेश की क्या कुछ स्थिति है सर? क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी कई इलाकों में बिजली थोड़ी बहुत संकट झेलने को मिल रहा है लोगों को। अभी मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ मंडल में गया था और वहाँ पर इस तरीके की विद्युत संकट नहीं है। अभी परसों ही मैं जाकर के दौरा किया था और जनता के बीच में जाकर के और उनके साथ भी चौपाल लगाई थी और उनके साथ बातचीत की थी। हाँ, कठिनाइयाँ कुछ हैं और कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने आग्रह किया है कि 2000 मेगावाट बिजली और अतिरिक्त मिले, तो उसकी वजह से जो जहाँ पर कठिनाइयाँ थी उनका समाधान निकाला जाएगा। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बिजली को लेकर कुछ कठिनाइयाँ जरूर है, लेकिन इसका समाधान जल्द ही निकाला जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। और बुलंदशहर में गंगा स्नान के दौरान 5 श्रद्धालु डूबे हैं। गोताखोरों ने एक महिला और एक युवक को बचाया है। दोनों को गंभीर हालत में गंगा नदी से बाहर निकाला गया है। पीएसी के जवान और स्थानीय गोताखोरों की मदद से बचाव कार्य में तमाम एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया है। डीएम सीपी सिंह और डीआईजी संतोष सिंह मौके पर पहुंचे हैं। छोटी काशी कहे जाने वाली अनूपशहर घाट का ये मामला बताया जा रहा है। और ज्यादा अपडेट के साथ अशोक कुमार हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अशोक कुमार, पूरी खबर जरा बताएं। बिल्कुल, आज बुलंदशहर में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। ये अनूपशहर गंगा घाट पर अलीगढ़ के ये 5 श्रद्धालु आए हुए थे गंगा मुंडन कराने के लिए और 5 लोगों को डूबने की खबर सुनते की सभी डीएम एसएसपी मौके पर पहुंचे हैं, जिसमें 2 लोगों को निकाल लिया गया है, उनका मृत्यु हो चुकी है और एनडीआरएफ की टीम मौके पर है। मुख्यमंत्री ने इस घटना का संज्ञान लिया और उच्च अधिकारियों को मौके पर भेजा, हर संभव मदद कराने के लिए आश्वासन दिया। डीएम और एसएसपी मौके पर पहुंचे हैं, दोनों ही अधिकारी मौके पर हैं और डेड बॉडियों को निकालने के प्रयास किया जा रहा है और एनडीआरएफ की टीम लगातार प्रयास किए जा रही है और कई स्थानीय पुलिस प्रशासन मौके पर है। ये अलीगढ़ जनपद के रहने वाले बताए जा रहे हैं और मौके पर एनडीआरएफ और रोकना चाहेंगे आपको चंद्र प्रकाश, हमारे साथ जिला अधिकारी जुड़ गए हैं। सर, न्यूज़ ऑन इंडिया में स्वागत है आपका। सबसे पहले जानना चाहेंगे अपडेट क्या है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर? आज अलीगढ़ के करीब 20 लोग पिसावा थाने के यहाँ गंगा जी में स्नान करने आए थे। वहाँ मुंडन का भी कार्यक्रम था, उसके बाद वो लोग स्नान कर रहे थे। उसमें 5 लोग गंगा जी में डूब गए, जिसमें 3 महिला और 2 पुरुष हैं। ये हम लोगों को घटना की जानकारी हुई, तत्काल मैं और डीआईजी साहब, एसडीएम, सीओ, तहसीलदार सभी लोग मौके पर पहुंचे। यहाँ पहले से ही पीएससी का फ्लड यूनिट है अनूपशहर में, उसके गोताखोर, उसके जवान कूद गए और आसपास के गोताखोर भी बुलाए गए थे। तो 2 लोगों को तो मतलब 2 लोगों के बॉडी मिल गई है, अब 3 लोगों का ढूंढा जा रहा है और इसमें एनडीआरएफ से भी पूरी टीम आ गई है और बड़े बृहद पैमाने पर बचाव कार्य जारी है। ये उल्लेखनीय था कि जहाँ ये लोग नहाने गए थे वो ट्रेडिशनल घाट नहीं था, ट्रेडिशनल घाट पर ये लोग स्नान नहीं कर रहे थे क्योंकि ट्रेडिशनल घाट पर व्यवस्था की जा रही है। फिर भी घटना बड़ी हुई है, हम सभी की संवेदना उनके साथ है और जो भी यथोचित मदद होगी उनकी पूरी मदद की जाएगी। हमारी पूरी टीम लगी हुई है। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए चंद्र प्रकाश, जो कि जिलाधिकारी थे इस जिले के, और वो बता रहे हैं कि किस तरह से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अंजाम दिया जा रहा है। तो अनूपशहर घाट का ये पूरा मामला है। छोटी काशी कही जाने वाली इस नदी में, इस घाट में कई लोगों के 2 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। अशोक कुमार भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अशोक, कितने घंटों से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? बिल्कुल, लगभग करीबन 3 से 4 घंटा हो चुका है और एनडीआरएफ गाजियाबाद की टीम मौके पर है, सर्च ऑपरेशन कर रहा है
और 2 बॉडी को उन्होंने सफलतापूर्वक कर मां बेटे को बरामद कर लिया गया है। 3 अन्य लोगों की सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और तीनों ही मुंडन के लिए यहाँ पर 5 लोग मुंडन करने के लिए यहाँ पर आए थे। दर्दनाक हादसा है। खुद डीएम और एसएसपी मौके पर है। घटना की पल पल की अपडेट ली जा रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय से भी फोन आया था और मुख्यमंत्री का ट्वीट आया है। तमाम चीजों को विशेष तरीके से ध्यान रखा जा रहा है और घटना की निंदा करी है और घटना का हर संभव जो पीड़ित परिवार और संभव प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि हर उनका संभव प्रयास किया जाए और उनका मदद की जाए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अशोक कुमार आपका। सहारनपुर में पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल पर प्रशासन का डंडा चला है। इकबाल के नौकर की बेनामी संपत्तियों को खुलासा किया जा रहा है। दरअसल कुर्क उनको किया जा रहा है। बेनामी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई जारी है। आज दूसरे दिन भी इस कार्रवाई को लगातार होते हुए देखा गया। अलग अलग गांवों में चिन्हित की गई है 50 बेनामी संपत्तियों को कुर्क किया जा रहा है। हाजी इकबाल ने नौकर के नाम पर 21 करोड़ की संपत्ति खरीदी थी। सहारनपुर में पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के नौकर नसीम की बेनामी संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई आज दूसरे दिन भी जारी है। मिर्जापुर इलाके के अलग अलग गांवों में चिन्हित की गई 50 बेनामी संपत्तियों के कुर्की के बोर्ड लगाकर राजस्व विभाग की टीम कुर्की की कार्रवाई अंजाम दे रही है। बताते चले कि पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल ने अपने नौकर के नाम से 21 करोड़ की संपत्ति को खरीदा था, जिसको प्रशासन के द्वारा कुर्क किया जा रहा है। तो बेनामी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई आज दूसरे दिन भी जारी है। मनोज मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ। मनोज मिश्रा, कल से लेकर अब तक ये कुर्की की कार्रवाई जारी है। कितनी संपत्ति के ऊपर ताला जड़ा गया है प्रशासन के द्वारा? हाजी इकबाल के करीब 22 करोड़ के आसपास की संपत्ति है जो उनके नौकर नसीम के नाम थी। उस पर उसकी कुर्की की कार्रवाई कल शाम शुरू हुई थी। जो शाम को कार्रवाई शुरू हुई तो शाम 7 साढ़े 7 बज गए थे और अंधेरा हो गया था। अंधेरे की वजह से कार्रवाई तब रोक दी गई थी और आज सुबह 8 बजे से दोबारा से राजस्व विभाग की टीम को लेकर पुलिस प्रशासन वहां पहुंचा है और बाकायदा मुनादी कराई जा रही है और बताया जा रहा है लोगों को कि कितना बड़ा माफिया है और इसके खिलाफ प्रशासन ने क्या कार्रवाई की है। और वहां बाकायदा बोर्ड टांग दिया गया है और ताकि एक समाज में एक गलत काम करने वालों के मन में भय हो सके कि अगर जब सारी चीजें चोरी पकड़ में आती है तो उसके खिलाफ क्या क्या हो सकता है। ये मैसेज इसलिए भी बड़ा है क्योंकि इकबाल बाला वो आदमी है जो जब सपा और बसपा गवर्नमेंट में जब इसकी तख्ती थी तो ये तय करता था कि जिले में कौन अधिकारी रहेगा कौन अधिकारी नहीं रहेगा, उसके थाना क्षेत्र में कौन थाना अध्यक्ष रहेगा नहीं रहेगा और उसी हिसाब से ये पैसे के दम पर अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग कराता था। और एक तरह से इसकी सहारनपुर में अलग ही सत्ता चलती थी, चाहे मंत्री संतरी कोई भी रहे, लेकिन इसी की चलती थी। और आज इसकी क्या स्थिति है, इसके 4 बेटे और ये खुद स्वयं गैंगस्टर एक्ट में वांछित है और भागा हुआ है, घर से भागा हुआ है और आज प्रशासन ने इसकी कुर्की की कार्रवाई चल रही है। फिलहाल मनोज, बताया जा रहा है कि 50 बेनामी संपत्ति को कुर्क किया गया है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मनोज मिश्रा। तो सहारनपुर में पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल पर प्रशासन का डंडा चलता हुआ देखा जा सकता है। 2 दिन से यहां पर कुर्की की कार्रवाई की जा रही है, जहां पर उसने अपने नौकर के नाम पर 21 करोड़ की संपत्ति ली थी, उसी को कुर्क करने की कार्रवाई यहां पर हो रही है। 50 बेनामी संपत्ति को कुर्क किया गया है। और बुंदेलखंड में पहला गोल्डी मसाले का स्टोर झांसी में खोला गया है, जिसकी आज भव्य तरीके से ओपनिंग की गई है। गोल्डी मसाला स्टोर के एमडी विष्णु अग्रवाल और देव अग्रवाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश गोल्डी मसाले का यह 8वां स्टोर खोला गया है। इससे पहले गोरखपुर, फैजाबाद, आगरा, सहारनपुर, बरेली, गाजियाबाद, बनारस में गोल्डी मसाले के स्टॉप पॉइंट खोले जा चुके हैं। अब झांसी में स्टोर खोले जाने के बाद बुंदेलखंड के उपभोक्ताओं और विक्रेताओं को हमारे उत्पादों के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। गोल्डी मसाले के द्वारा आज झांसी में हमारे प्रिय विष्णु जी देव जी के माध्यम से नया स्टॉक पॉइंट क्रिएट किया गया है गोल्डी डिपो का, जिसके माध्यम से हम अपने वितरकों को, विक्रेताओं को, उपभोक्ताओं को और बेहतर सर्विस दे पाएंगे। हमारा माल जल्दी पहुंचेगा, बल्क में पहुंचेगा और ज़्यादा बढ़िया पैकेजिंग में उनको प्राप्त हो पाएगा। गोल्डी समूह ने पूर्व में गोरखपुर में, फैज़ाबाद में, आगरा, सहारनपुर, बरेली, गाज़ियाबाद में भी, वाराणसी में अपने
डिपो खोले हुए हैं और ये 8वां डिपो उत्तर प्रदेश का हमको पूरा भरोसा है, विश्वास है। गोल्डी मसाले, अचार, चाय, नूडल, सॉस, अगरबत्ती, धूपबत्ती जो कि पूरे भारतवर्ष में और विश्व में भी, रशिया में, थाईलैंड में, अमेरिका में, कनाडा में अपना माल पहुंचाता है। गोल्डी मसाले के द्वारा आज फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।